क्या आप सोच सकते हैं कि महज 2 हफ्तों के अंदर एक देश में 12,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए? ईरान की सड़कों पर आज यही खौफनाक मंजर है, जहां विरोध की आवाज उठाने वालों को गोलियों से खामोश किया जा रहा है। सड़कों पर बिछी लाशें और गलियों में बहता खून इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि ईरान में इस वक्त जो हो रहा है वो मामूली प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं, बल्कि एक नरसंहार बन चुका है। ईरान में महंगाई और अपनी ही करेंसी की गिरती कीमत से परेशान होकर लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि हक मांगने जाएंगे तो मिलेगी गोली, मिलेगी मौत। विपक्ष की एक बड़ी वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने पूरी दुनिया के होश फाख्ता कर दिए। इस वेबसाइट का कहना है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने कम से कम 12,000 लोगों की हत्या कर दी, उन्हें मार डाला। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे ईरान के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी हत्या करार दिया गया। हालांकि सरकार के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि मरने वालों की संख्या 2000 के आसपास है। सच क्या है, ईरान में आखिर हो क्या रहा है, सख्त पाबंदियों के बीच ये सारी सच्चाई सामने छिपा रहे हैं। इस बात को बार बार प्रदर्शनकारी चीख चीख कर कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। ईरान विरोध प्रदर्शन में 12,000 लोगों की मौत, ईरानी वेबसाइट से मचा हड़कंप। पहले धर्मांतरण, फिर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े तार कौन है, केजीएमयू का आरोपी रमीज। बजट में क्या है मिडिल क्लास की 5 बड़ी उम्मीदें, मानव मांस खाने के लिए बुजुर्ग की हत्या, बंगाल में निठारी जैसा कांड। ईरान में 12,000 मौतों की खबर को लेकर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये खूनी खेल शुरू कैसे हुआ। इसकी जड़ में है ईरान की टूटती हुई अर्थव्यवस्था। ईरान का पैसा यानी कि रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कौड़ियों के भाव बिकने लगा। महंगाई आसमान छू रही है और आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। अब इसी गुस्से ने लोगों को तेहरान की सड़कों पर ला खड़ा किया और जीने मरने का पूरा मंजर शुरू हो गया। देखते ही देखते ये आग पूरे देश में फैल गई। प्रदर्शनकारी दिन रात सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ईरानी सरकार उन्हें समझने की बजाय गोलियों से जवाब दे रही है। उन पर एक के बाद एक दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब अचानक बिल्कुल नहीं हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 8 और 9 जनवरी की काली रात को जब दुनिया सो रही थी, तब ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और बासिस बलों ने सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सीधे आदेश पर एक बड़ा खूनी ऑपरेशन चलाया। कहा जा रहा है कि सरकार की सबसे बड़ी सुरक्षा परिषद ने खुद प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चलाने की एक मंजूरी दी, आदेश दिया है। ईरान से जो खबरें छन कर आ रही है वो डरावनी है। अस्पतालों से लेकर चश्मदीदों तक हर कोई एक ही कहानी कह रहा है कि सरकार अपनी ही जनता की दुश्मन बन गई है। ईरान सरकार इन मौतों के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन दुनिया तो जानती है कि हकीकत कुछ और है। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जेलों में ठूस दिया गया और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस माहौल ने पूरी दुनिया के बड़े नेताओं को चिंता में डाल दिया है। भारत भी इस स्थिति पर अपनी कड़ी नजर रखे है, क्योंकि ईरान में भारत के करीब 10,000 नागरिक हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त एडवाइजरी जारी किया और अपने लोगों को प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने को कहा, और साथ ये भी कहा कि बहुत जरूरी ना हो तो ईरान की यात्रा बिल्कुल ना करें, यात्रा ना करने की सलाह दी गई। लेकिन असली डर इस बात का है कि अगर ईरान की सरकार गिर गई तो होगा क्या। अगर ईरान में तख्तापलट हुआ तो इसका असर आपकी जेब पर भी साफ तौर पर पड़ने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया के तेल बाजार में आग लग जाएगी। ईरान के पास कच्चे तेल का बड़ा भंडार है और वहां की अस्थिरता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला देगी। उधर अमेरिका के तेवर भी तीखे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर इन प्रदर्शनों का समर्थन किया है और ईरान सरकार को धमकी भी दी। व्हाइट हाउस की तरफ से संकेत मिले हैं कि अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़े तो अमेरिकी हवाई हमले जैसे कड़े और बड़े कदम उठाए जाएंगे और ट्रंप सीधे तौर पर इस पूरे विरोध प्रदर्शन में अपनी मध्यस्थता साबित करके दिखाएंगे। ट्रंप पहले भी कई बार इशारा कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि वे ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए कुछ भी करेंगे। आज ईरान की जनता 2 पार्टियों के बीच पिस रही है। एक तरफ उनकी अपनी तानाशाह सरकार है और दूसरी तरफ विदेशी शक्तियों का लगातार बढ़ता दबाव। अगर जल्द ये हिंसा खत्म नहीं हुई तो ईरान से उठने वाला ये धुआं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगा, अपनी लपेट में लेता नजर आएगा। ये महज एक देश का आंतरिक मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है और पूरी दुनिया में इसकी लपटें, इसकी जलन महसूस होगी। सफेद कोट पहनकर मरीजों की जान बचाने वाला अगर रक्षक एक भक्षक की भूमिका में नजर आए तो आप क्या कहेंगे?
मेडिकल यूनिवर्सिटी की दीवारों के पीछे प्यार के नाम पर धर्मांतरण और आतंकवाद का खूनी खेल खेला जाने लगे तो आप क्या कहेंगे? सीधे तौर पर ये रूह कांपाने वाला एक मंजर जान पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU से ये बड़ी एक वारदात सामने आई है। ये वारदात सिर्फ यौन शोषण या फिर लव जिहाद का एक मामला नहीं है, बल्कि इसके तार अब दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर देखे जा रहे हैं। इसके तार अब सीधे प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत तब हुई जब KGMU में MD पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही एक हिंदू महिला डॉक्टर ने आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक उर्फ रमीजुद्दीन की प्रताड़ना से तंग आकर 17 दिसंबर 2025 को अपनी जान देने की कोशिश की। दवाओं की ओवरडोज को लेकर अपनी जान लेने की कोशिश करने वाली डॉक्टर ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। रमीज ने न सिर्फ उसे प्यार के जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण किया, बल्कि उसे ब्लैकमेल करते हुए इस्लाम अपनाने पर मजबूर भी किया था। जांच में पता चला कि रमीज पहले से शादीशुदा है और वो पहले भी एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण करके निकाह कर चुका है। जैसे जैसे पुलिस और STF ने रमीज की कुंडली खंगाली, मामला और गहरा गया। रमीज के मोबाइल से प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के पद अधिकारियों के साथ हुई चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स मिलते नजर आए, जिनसे संकेत ये मिला कि वे हिंदू महिला डॉक्टरों को निशाना बनाने वाले किसी बड़े संगठित गैंग का हिस्सा हो सकता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब रमीज ने पूछताछ में यह कबूल लिया कि 2008 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद के वो एक संपर्क में था, लगातार बातचीत होती थी। शाहीन सईद का नाता आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से रहा और इस खुलासे ने जाहिर तौर पर मामले को सीधा एक आतंक यानी कि टेरर का एंगल दे दिया, जिसकी वजह से अब UP-ATS ने भी जांच में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रमीज के माता पिता को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि रमीज खुद अब सलाखों के पीछे नजर आ रहा है। इस घटना के बाद KGMU कैंपस किसी जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। एक तरफ जहां हिंदू संगठन और बजरंग दल न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों और प्रशासन के बीच भी तकरार बढ़ गई है। 9 जनवरी को BJP नेता अपर्णा यादव पीड़िता से मिलने यूनिवर्सिटी पहुंची तो वहां पर भारी हंगामा देखा गया। VC ऑफिस में तोड़फोड़ की नौबत आ गई। इस हंगामे से नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों ने अब प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि अगर तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे OPD की सेवाएं पूरी तरह ठप कर देंगे। अब इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस पर अपनी निगरानी में एक जांच कमेटी बिठाई, अपनी निगरानी में पूरा मामला लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में धर्मांतरण और महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। योगी सरकार के कड़े रुख और ATS की सक्रियता के बाद अब इस केस में आने वाले दिन और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा, मेडिकल संस्थानों में फैले कट्टरपंथ के नेटवर्क की जांच का बड़ा विषय बन गया। फिलहाल KGMU में भारी पुलिस बल तैनात है और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि संगठित साजिश की जड़ें आखिर कहां तक फैली है, इसके पीछे कौन कौन दहशतगर्द शामिल हो सकते हैं। हर साल की तरह इस बार भी जैसे जैसे फरवरी की तारीख नजदीक आ रही है, करोड़ों भारतीय मिडिल क्लास परिवारों की धड़कनें तेज हो गई है। इनमें से आप भी एक हो सकते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि उसके पूरे साल की बचत है। बच्चों की स्कूल फीस, बुढ़ापे के लिए जमा राशि और जमा की जाने वाली पाई का एक हिसाब भी होता है। 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला यह बजट मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट होगा और इसे लेकर टैक्स पेयर्स की उम्मीदें इस बार 7वें आसमान पर है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1 अप्रैल 2026 से देश में करीब 60 साल पुराना टैक्स कानून बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो रहा है। अब ऐसे में हर नौकरी पेशा व्यक्ति ये तो सोच रहा है आखिर इस टैक्स सिस्टम में इस नए बदलाव से वो कितना प्रभावित होगा। सरकार इस नए बदलाव से पहले उसे टैक्स की बोझ से थोड़ी और राहत देगी या फिर नियम और भी ज्यादा उलझ जाएंगे और मिडिल क्लास परेशान होगा। पिछले बजट में सरकार ने नए टैक्स रेजिम को काफी आकर्षक बनाया था और 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री करके एक बड़ा दांव खेला था। लेकिन असली दर्द उन लोगों का है जो आज भी पुराने टैक्स सिस्टम यानी कि ओल्ड रेजिम से चिपके हैं। मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा आज भी LIC, PF, बच्चों की पढ़ाई, होम लोन के जरिए बचत किया करता है। इन लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सालों से 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख की छूट सीमा नहीं बढ़ाई गई। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसमें 1.5 लाख की
ये सीमा अब ऊंट के मुंह में जीरे जैसी नजर आती है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वित्त मंत्री से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए करेंगी और इसके साथ ही पुराने सिस्टम में 2.5 लाख रुपए की बेसिक छूट सीमा को बढ़ाने की जोरदार मांग भी है, ताकि इसे नए सिस्टम के बराबर लाकर खड़ा किया जाए। बात सिर्फ टैक्स बचाने की नहीं है, बल्कि घर और सेहत की भी है। आज के दौर में घर खरीदना, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना इतना महंगा हो गया कि होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 2 लाख की छूट और मेडिकल इंश्योरेंस की कटौती अब नाकाफी है। टैक्स पेयर्स सीधे तौर पर चाहते हैं कि नए टैक्स कानून के आने से पहले सरकार इन सीमाओं को व्यवहारिक बना दे। इसके अलावा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले आम लोगों की कैपिटल गेन टैक्स और पेचीदा नियमों से परेशानी कम हो जाए। उनकी चाहत है कि प्रॉपर्टी से लेकर शेयरों तक टैक्स का एक सरल और एक जैसा सिस्टम तैयार हो पाए, ताकि उन्हें बार बार सीए के चक्कर ना लगाने पड़े। अब नया टैक्स कानून लागू होने से पहले ये बजट एक ट्रेलर की तरह देखा जा रहा है। नया टैक्स कानून लागू होने से पहले ये बजट एक ट्रेलर की तरह देखा जा रहा है। लोग चाहते हैं कि असेसमेंट ईयर और टैक्स ईयर का उलझाव भी खत्म हो जाए, रिफंड मिलने की प्रक्रिया और तेज हो और टैक्स फाइलिंग इतनी आसान हो जाए कि एक आम आदमी खुद इसे समझ पाए। कुल मिलाकर बजट 2026 से मिडिल क्लास सिर्फ राहत नहीं, बल्कि एक ऐसा भरोसा मांग रहा है जो उसकी मेहनत की कमाई का सम्मान करना जाने। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार वित्त मंत्री की पोटली से मिडिल क्लास के लिए वाकई कोई बड़ी सौगात निकलती है, या फिर उन्हें नए टैक्स कानून के इंतजार का हवाला देकर अगली बार तक टाल दिया जाएगा। अब टैक्स पेयर्स की उम्मीदें महज मांगे नहीं हैं, बल्कि महंगाई के इस दौर में उनके अस्तित्व की लड़ाई जैसा एक महसूस होता है पूरा मंजर। अब देखना दिलचस्प यहाँ यही है कि 2026 के बजट के बाद मिडिल क्लास की कितनी उम्मीदों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी 3.0 की सरकार खड़ा उतरती नजर आएगी। चलिए अंत में आपको बताते हैं वो घटना जिसने एक बार फिर निठारी कांड की याद दिला दी है। मानव शरीर का मांस खाने के लिए बंगाल में एक बुजुर्ग की हत्या की जाती है और उसके बाद वो मंजर याद आता है जो कि हमने निठारी कांड में देखा था। वही दर्द महसूस होगा। हमारी इस रिपोर्ट में सुनिए। इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी खबर सामने आई जिसने उत्तर प्रदेश के कुख्यात निठारी कांड की उन डरावनी यादों को ताजा कर दिया जिन्हें देश भूलना चाहता था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से जो मंजर सामने आया वो किसी डरावनी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है, जहां एक इंसान ही दूसरे इंसान के मांस का प्यासा हो गया। कूच बिहार के दिनहाटा इलाके में एक बेघर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई ताकि कातिल उसकी लाश के टुकड़ों को पकाकर अपना पेट भर पाए। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने न केवल थोरोई खाना गांव को सुन्न कर दिया, बल्कि पूरी मानवता पर एक गहरा सवालिया निशान खड़ा किया है। ये कहानी शुरू होती है दिनहाटा ब्लॉक की सुकुरुकुटी ग्राम पंचायत से, जहां एक अनजान बुजुर्ग पिछले 1 साल से शमशान घाट के पास अपनी छोटी सी दुनिया बसाए थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस शमशान के पास वे सुरक्षित महसूस करते हैं वही उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अंत छिपा होगा। शनिवार 10 जनवरी की दोपहर जब गांव के लोग एक स्थानीय मेले की रौनक में मशगूल थे, तब पास के तालाब के किनारे एक ऐसी लाश मिली जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। बुजुर्ग का गला गहरे जख्मों से भरा था और सिर शरीर से लगभग अलग हो चुका था। ग्रामीणों के शोर और दहशत के बीच पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की कड़ियां जोड़ने लगी, लेकिन जब सच सामने आया तो पुलिस अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की रात फिरदौस आलम नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। फिरदौस कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि नशे की लत में डूबा एक ऐसा शख्स था, कई बार रिहैब सेंटर जा चुका है। पूछताछ के दौरान उसने जो कबूलनामा दिया उसने सभ्य समाज के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। फिरदौस ने बताया कि उसने नशे की हालत में उस बेसहारा बुजुर्ग पर हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद वो लाश को पास के एक नल पर ले गया, वहां खून साफ किया और फिर शव को छिपा कर रख दिया। उसका इरादा रात के अंधेरे में शव के हिस्सों को निकालकर खाने का था। उसने पुलिस के सामने साफ तौर पर माना कि उसका मकसद मानव मांस खाना था। सोमवार को जब आरोपी को दिनहाटा कोर्ट में पेश किया गया तो वहां मौजूद हर शख्स इस दरिंदगी को सुनकर हैरान था। पुलिस ने इसे एक दुर्लभ और बेहद गंभीर मामला बताया और आरोपी को 4 दिन की रिमांड पर लिया। हालांकि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसकी नशे की लत और इस तरह की आदमखोर प्रवृत्ति ने विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आज थोराई खाना गांव में सन्नाटा है और लोगों के मन में बस एक ही सवाल, आखिर कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि वो भूख मिटाने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दे।
ये घटना हमें चेतावनी देती है कि समाज में बढ़ती नशे की लत और मानसिक अस्थिरता किस कदर खतरनाक मोड़ ले लेती है। तो ये थी दिन भर की आज वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके, हमारे और देश के लिए जरूरी था। अगर आपकी कोई राय है इन खबरों को लेकर, वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अपनी राय, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.